एग्जांपल? CuSO4। CuSO4 क्या कहेंगे? CuSO4 को CuSO4 को क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट कहेंगे। कलर देखा है कभी कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? कोई बता सकता है क्या कलर का होता है? ब्लू कलर होता है। तो कॉपर जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है, पता है डी ब्लॉक? डी ब्लॉक किस किस को पता है? DsPdF, 4 ऑर्बिटल होती हैं sp-df। तो जो डी ब्लॉक का कॉपर है वो नीले कलर का होता है। बेसिक सी बात हो रही है, इंट्रोडक्टरी क्लास हो रही है, अभी धीरे धीरे आपका टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा तो हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चलेंगे। आज कोई किसी को तो नहीं इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, मुझे भी पता लग जाए कि आपको कितना आता है और आपको भी पता लग जाए मुझे कितना आता है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप मुझे केवल 2 ऐसे मेटल्स के नाम बताओ, 2 मेटल्स के नाम बताओ, 2 मेटल्स के नाम बताओ। कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। आप 2 और बताओ। जिंक और सल्फाइड मेटल आयन। और आप बताओ 3 नॉन मेटल्स के नाम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, वेरी गुड। और सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है। कैसे पता लग सकता है अंदर हमें मेटल और नॉन मेटल से? कैसे बता सकते हैं कोई चीज मेटल है नॉन मेटल है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई कैटाइन बनाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज बनाता है तो वो क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। जैसे Na+ होता है, कभी Na- सुना है? Cu+ सुना है, Mg+2 सुना है, कैल्शियम 2+ सुना है, ये सब क्या है? मेटल होता है। ऑक्सीजन 2- होता है, तो ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। एलिमेंट क्या है? जिसमें सिमिलर तरीके के एटम। 119 तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, जिसमें से हमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स याद होने चाहिए। जैसे कि पहले 20 तो भाई सबको याद होंगे मुझे लगता है। किसी को पहले 20 याद है? 1 से लेकर 20 तक के सारे 118 तक याद है? बताओ कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अच्छा वो तुमने हाइट में लिखी, रूबी से फ्रेंडशिप से याद है, कैसे फिर बेटा मांगे काश स्कूटर सब बना देंगे। देखो ये तो तुम्हें याद है, अब ये थोड़ी आएगा सवाल। अब वो पूछेंगे कि जो कैडमियम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है? अब ट्रिक के हिसाब से बता दो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बताओ। कैडमियम है डी ब्लॉक का? और मरकरी? तो थोड़ा देखो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है। आप बायोलॉजी वाले हो तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि याद करने की कैपेसिटी मैथ से क्या होती है थोड़ी सी। तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट कम है, तुम्हें क्या है याद से, ठीक है ना। अब ट्रिक तो बनाई जाती है, कितनी सी भी ट्रिक बनाओगे। केमिस्ट्री में हर दूसरे सेकंड बाद रूल फेल हो जाता है। कितनी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं? पहली फेल होती है, फिर दूसरी फेल होती है, फिर तीसरी। सबसे पहले जेजे थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं, फेल हो जाता है। फिर रदरफोर्ड का पढ़ते हैं, फेल हो जाता है। फिर नील बोर का पढ़ते हैं, क्या वो फेल होता है? हो जाता है, उसके भी 3 फेलियर पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में रूल्स उतनी ही देर चलते हैं, हर सेकंड में रूल के फेलियर्स आते हैं। तो थोड़ा बहुत याद करने की कैपेसिटी केमिस्ट्री में होती है। कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में 3 तरह की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा रूल किसमें फेल होते हैं? इनऑर्गेनिक। 3 तरह की केमिस्ट्री होती है। देखो एक तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कौन सबसे ज्यादा मेन होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलके पूरी। हाँ जी स्टार्ट हो जाएगी।
कहाँ थे? केमिस्ट्री पे तो हम है ही। ऑर्गेनिक के कार्बन की बात है। देखो ऐसे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा याद वाली हो जाती है ना, बायो भी तुम याद कर रहे हो, फिजिक्स में थोड़ा सा मैथ लगेगी, तो केमिस्ट्री हंसते हुए याद हो जाती है ना। बहुत सी ट्रिक्स होती है, हंसी मजाक में चली जाती है और याद भी रहती है लाइफ में। जैसे कि जो ट्रिक पड़ी होगी, तो इधर पीरियोडिक टेबल याद करने की होती है, हाई लीना नेटिव, कितनी टाइप आगे तक याद रहती है। क्यों याद रहती है? कि तुम्हें कनेक्ट हुई, कनेक्ट समझते हो, जो बात छू जाती है ना वो याद रहती है। टफ सी सर रूल बता दें कि भाई मोल फ्रैक्शन इज, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ऐसे बता दे। अगर कोई सिंपलर तुम्हें डेफिनेशन बता दे मोल फ्रैक्शन की, तुमने नोट कर ली, फिर कितने दिन याद रहेगी, भूल जाओगे। कोई हंसी थोड़ी मतलब ये नहीं ज़्यादा हंसी मजाक वाला माहौल ऐसा नहीं, थोड़ा अगर हंसते हुए सर ने एक टॉपिक बता दिया, तुम्हें भी याद रहेगा कि आज मैंने बताया भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन। नीट की फुल फॉर्म भाई, सबसे पहले जब तुम किसी भी कोचिंग में जाओगे तुमसे यही सवाल पूछा जाएगा। कल को तुम किसी से कहोगे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या पूछेगा तुमसे? फुल फॉर्म ही तो पूछेगा। तुम वही नहीं बता पाओगे, फिर क्या परसेप्टिव रह जाएगा उस इंसान का? परसेप्टिव समझते हो? तुम्हारे बारे में उसने जो मन में सोच लिया तुम्हारे बोलने से पहले, वो है परसेप्टिव। तो जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सब आए उसके बारे में पूरा ज्ञान रखो। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 720 नंबर का होता है, 4 नंबर मिलते हैं तुम्हें किस चीज़ के? सही आंसर देने के। -1 होता है नेगेटिव। 360 की होती है बायोलॉजी और 360 में बटी होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स उस तरह से देखने हैं कि थोड़े हो, ठीक है, इतना भी हार्ड। मेन हमारा थ्योरेटिकल बस। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, कौन कौन सी? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो थोड़े बहुत दिक्कत करते हैं, और फिजिकल में क्या आते हैं? न्यूमेरिकल पार्ट। फिर एलिमेंट की बात करी तो एलिमेंट के एग्जांपल दिए मुझे 3, इन्होंने जो 2 एग्जांपल दिए थे किसी को याद है? इनके एग्जांपल याद है किसी को एलिमेंट्स के? कॉपर और जिंक, तो किसी और ने दिया था, सल्फाइड बोला, कॉपर और एल्यूमीनियम। चलो ये बात हो गई हमारे एलिमेंट्स की। अब आगे आते हैं, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स हो गए। कंपाउंड्स के एग्जांपल इन्होंने दिया कॉपर सल्फेट। थोड़े और कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट तो है नहीं, आप बताओ कोई कंपाउंड। H2SO4 और H2O, पानी इतना बढ़िया कंपाउंड बनाया, ठीक है। सबसे H2 है और कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अब 2 तरह के कंपाउंड सुनने में आ रहे हैं, एक इन्होंने बोला वाटर H2O और एक इन्होंने बोला कॉपर एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मेटल और उसमें नॉन मेटल का जो कंपाउंड था वो क्या होता है? आयनिक। तो इन्होंने जो बताया वो क्या था? आयनिक था। और H2O में कौन है दोनों? नॉन मेटल, तो वो क्या होगा? कोवैलेंट। H2O क्या है? कोवैलेंट है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? आयनिक। कैसे? अब मैंने बोला कॉपर नाइट्रेट, बताओ क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट आयनिक होगा। फिर मैं बोलता हूँ एसिटिक एसिड, कार्बन से कंपाउंड, तो कोवैलेंट होगा। बेसिक है सर, ये मत समझना कि सर ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड हमारा। आज की बार इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए पूरा हम इसे सही से लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाए कि थोड़ा बहुत हमारा 9-10 का भी रिवाइज हो, कंसेप्चुअली हर चैप्टर पे एक बेसिक आइडिया किसी को तो नहीं हो ना कि सर आप सीधा कंपाउंड पे आ गए फिर आप कोवैलेंट पे आ गए। सब स्टूडेंट आ रही है ना समझ? सबको बात तो ऐसा है, किसी भी स्टूडेंट को अभी तक किसी चीज में डाउट हो तो बताओ। 6 हैं मेरे, 8 10 12 14 16 18 22 के 22 बच्चे निश्चित है, सब समझ में आ रहा है? कुछ तो जवाब दे दो फिर 22। आप एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या कोवैलेंट है कि आयनिक है? और वही H2O2 सुना? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? कोवैलेंट है कि आयनिक? तो अगर आपको पता है मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, तो आप आयनिक और कोवैलेंट में भी अंतर बता सकते हैं। चलो एलिमेंट्स की बात हो गई हमारी, कंपाउंड की बात हो गई। फिर हमने कंपाउंड को 2 हिस्सों में बांटा, कौन से 2 होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक। तो आयनिक की कोई प्रॉपर्टी बता दो भाई, आयनिक कंपाउंड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी करके। सबसे पहले आप एक बताओ, एक बताना, ठीक है सर? वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है सर, टूट जाते हो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में। लेकिन कब? बेटा बातें नहीं करो,
एक्वस मीडियम में अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालते हो तो फिर भाग में डूब जाता है। NaCl के ग्रुप पड़े हैं Na+ और Cl-, पानी में डालोगे वो अपने दो भाग में विभाजित। यहाँ पे कोई अप्सरा लिए है? अच्छा कितने लोग 12th पास आउट हैं? सारे ही हैं लगभग। अच्छा 12th पास आउट नहीं है, 12th वाले केवल खड़े करना, केवल 12th वाले 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं 12th के, ठीक है। और 11th का कोई 11th का कोई नहीं 11th का, और 12th पास आउट फिर ऑब्वियसली 16 हो गए। तो एक बार कोई दे चुका, मतलब 12th पास आउट वाले स्टूडेंट्स दे चुके हैं नीट का एग्जाम, आपने दिया है? और 2 3 4 बच्चे नीट का एग्जाम दे चुके हैं 12th पास आउट। कैसा रहा? अच्छा रहा था? नहीं वो तो अच्छा रहा था, कैसा रहा था उस तरह से पूछना कि आपने जो 11th 12th की तैयारी करी उस तरह से कुछ था नहीं। क्या गलती रह गई हमारी 11वीं 12वीं में जो वैसा पेपर? क्या आपने बताओ, एक्सपीरियंस सुनना चाहिए इंसान का, आपने दिया पेपर बताओ थोड़ा सा ऐसी, मतलब कि क्या मुझे लगता था कि मैं ऐसे करता तो शायद थोड़ा सा अलग आता रिजल्ट कुछ डिफरेंट। ऐसा देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, इसी भी जो एग्जाम्स होते हैं ना नीट के, कौन कराता है? एनटीए के लिए सबसे जरूरी बुक कौन सी होती है? एनसीईआरटी। क्या पढ़ी गई थी एनसीईआरटी? सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी, लाइन टू लाइन पढ़ी थी, वर्ड केमिस्ट्री लाइन टू लाइन पढ़ी थी कि बात की पढ़ी गई। क्योंकि ये जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हो ना, वो हमारी नेशनल बॉडी, चाहे आगे भविष्य में भी बीटेक होती एमबीबीएस कर लेता है ना, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं, अब आगे भी भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से कोई चाहता है कि मुझे रूल्स में दिक्कत ना हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। और नीट के लिए तो ऑर्गेनिक भी होती बहुत अच्छी हो जाएगी एनसीईआरटी। फिर ओपी टंडन का नाम कितने लोगों ने सुना है? ओपी टंडन का तुमने सुना है? किसके लिए अच्छी हो? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करनी है तो ओपी टंडन से करो। इनऑर्गेनिक के लिए कौन सी बताई? एनसीईआरटी। कौन रह गया? ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जगदम्बा नाम की बुक है, उस क्या नाम है? जगदम्बा। 3 बुक्स बताई है, वो आप अपने देखिए किसी एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाती है, इसमें स्पेशली नहीं कमेंट कर रहा, आपके पास हो ठीक है, वरना नोट्स आपको मिलेंगे या फिर सीरीज मिलेगी। ये आप हाँ एमपीसी की, ठीक है, वेरी गुड। आपको कंसेप्चुअली से क्लियर, जो बुक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तब उस बुक को कंसिडर करें। अच्छा दूसरी बात, सबसे पहला काम क्या होता है? एक तो हमें सिलेबस निकालना है पूरा नीट का, और जो आपका रूम है वहाँ पे क्या लगा देना है, प्रिंट आउट बड़ा सा लगा देना है भाई ये चीज़ें आती हैं। अब सर पढ़ा रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कोई मान लें, और वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है नहीं, तो अब कह तो सको सर नहीं ये तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? हमारा क्या है? सिलेबस, जो टॉपिक आते हैं। अब जब सिलेबस क्लियर हो गया फिर हम क्या करेंगे? पहले तो देखो सिलेबस निकालना चाहिए। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सिलेबस पढ़ाई शुरू करते हैं सीधा, भाई ये अच्छा लग रहा है चलो शुरू कर दी, फिर तुमने पूरा 3 दिन दिए, उसके बाद में बदला हुआ आता ही। तो सबसे पहले हम फैसला करें कि हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस हो गया, एक बार डाउनलोड कर लिया, साइट पे आपको एनटीए के नीट का सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप निकालिए प्रीवियस ईयर्स पेपर, देखिए क्या क्या चीज़ आती है, किस किस चीज़ से आ रही है, क्या प्रीवियस पैटर्न क्या है, क्या इसमें से क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखी है पहले, होगा ना काफ़ी चीज़ें। तो 11वीं वाली वही यही सब की लगभग 12th में खत्म, कोरोना में चली गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11वीं तो पढ़ी है अच्छे से पढ़ी। 11वीं कोई नहीं पढ़ पाता है, जिससे दिक्कत नहीं होती, 12वीं भी नहीं पढ़ पाए तो लोग गलती से कोरोना से नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अपने पेपर सिलेबस, फिर क्या है आपका पिछले साल के पेपर, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आसान है, क्या मेरा इतना पढ़ के हो जाएगा या फिर थोड़ा और एफर्ट डालना है।
अरे ये चैप्टर तो मैंने 11 में पढ़ा था, इसी से सवाल आ गया। 15 केस, जैसे कि अगर आप हीट का पेपर निकालोगे तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नाम सुना है, इक्विलिब्रियम में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कुछ लोगों ने तो सुना केएसपी करके होता है। कोई देखो आएगा टाइम नहीं, तो मैं पहले दिन की बात है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ, वो चीज़ सब आएगी। केएसपी का क्वेश्चन बार बार दिखता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, तो ये जब हम पेपर देखेंगे तभी हमें पता लगेगा, वरना तो हम उसके सामने से निकल जाएंगे किताब में से, हमें नहीं पता लगेगा कि भाई ये भी चीज़। तो पहली दूसरी चीज़ क्या हुई, प्रीवियस ईयर पेपर। चल अब हम कोवेलेंट की बात कर रहे थे, उधर आयनिक हो गई, इधर हमने ये बताया कि तरीका क्या होना चाहिए, बुक्स भी बताएं आपको मैंने कि इन और में पढ़नी है तो एनसीईआरटी ध्यान। अच्छा एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाती है सबको पता है इजीली, नेट से एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देती है और बहुत सही होती है, ऐसा नहीं कि स्कैन लगेगी, आप क्लियरली पढ़ सकते हो उससे। एनसीईआरटी की साइट पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छी बुक्स है। केवल मैथ के लिए मैं नहीं करता क्योंकि आपको वैसे भी मैथ नहीं है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैथ क्योंकि टफ होती है उससे नहीं, मैथ का बात है बट हमें क्या ही दिक्कत है, बायोलॉजी हो गया। अच्छा अब एलिमेंट कंपाउंड हो गया हमारा, आयनिक कोवेलेंट के डिफरेंस की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं हम मोल कंसेप्ट की। तो मोल का भाई क्या होता है, मोल कुछ पता है थोड़ा, एक मोल क्या चीज होती है? आप में से किसी ने साइन तो नहीं करे, ऐसे नहीं है साइन छूट गए हो, आपके छूट गए, आपको उन्होंने बैठाना था साइन, सब और कोई तो नहीं है, सब मेरा नाम सिल्वर। हाँ और कोई तो नहीं, भले भले में ना आपको, अच्छा और कोई तो नहीं है, मैं बता देना अभी, ठीक है सर। हाँ तो मोल सुना है किसी ने मोल? हाँ बताओ मोल क्या होता है? 7 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया तो वेट ऑफ एलिमेंट्स अपॉन मोलर मास। सही, ये तो सर ने न्यूमेरिकली बता दिया, ठीक है। हाँ देखो मोल क्या है, केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उसकी गिनती बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है। आप 6.23 × 10⁻27 लिखने भी जाएंगे तो इतने जीरो हो जाएंगे कि हमारा पेपर छूट जाएगा। केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी टर्म्स को छोटा करने के लिए मोल कंसेप्ट बनाया कि अगर आपके 6.022 × 10⁻23 चीजें हैं, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, तो उन्हें हम मोल कहेंगे। इतना बड़ा नंबर लिखने से बचने के लिए कि भाई एक मोल आयंस मैंने अगर इनको दिए तो मैंने कितने दिए, आप ही बताओ, 6.022 × 10⁻23। तो मोल को डिफाइन करना कि इजी हो जाए। कोई इतना बड़ा नंबर होता है ना, इसे कांस्टेंट, इसे कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? एवोगैड्रो का एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इसे। 6.022 × 10⁻23, ये पहला कांस्टेंट हो गया तुम्हारी लास्ट। क्या है, ए से शुरू हो रहा है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो लिख लो 6.022 × 10⁻23। एवोगैड्रो साइंटिस्ट है, पहला कांस्टेंट है हमारा 6.022 × 10⁻23। याद हो गया? लिख लो और याद हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेंगे टॉपिक, आज इंट्रोडक्शन हो गया अच्छा, तो आज थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। चौक वो ना एक ब्लैक बोर्ड पे चलेगा। सबसे पहली चीज लिखते हैं एटॉमिक नंबर, हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर। इसी से तो पूरी केमिस्ट्री है। एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से केमिस्ट्री। एटॉमिक नंबर क्या होता है कोई बता सकता है? नाम बता दिया, परमाणु संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की गिनती जो है वो हम एटॉमिक नंबर से बताते हैं, और यही प्रोटॉन की गिनती भी होती है, यही प्रोटॉन की गिनती भी होती है। एटॉमिक नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से किसी एक की गिनती बता दी तो एटॉमिक नंबर है। तो जिस तरह से लिखना चाहो लिख लो, उनकी डेफिनेशन कभी कोई नहीं पूछता, उसका इस्तेमाल पूछना। तो किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है, इससे याद रखो, कितने प्रोटॉन है वो क्या कहलाता है?
परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिख लो। किसी भी एटम में या एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर 1 से लेके 20 तक लिखते हैं, थोड़ा सा 30 तक याद कर लिया आगे। तो स्टार्ट हो जाओ, जिसको देखते हैं भाई किसको कहाँ तक याद है। 1 से लेके 30 तक। पहला कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम। तीसरा चौथा बेरिलियम। सही बताया। जहाँ रुको वहाँ पूछ लो। थोड़ा आपका भी है ना, देखो धीरे धीरे आपको भी देखो, आप खुद कोशिश करोगे तो होगा। जहाँ जिसको रुकना है, भाई मुझे 7 तक आते हैं सर, तुम्हें 7 क्या? जिसको 30 तक आते हैं वो 30 तक लेके बिना सुने आंसर दो। 30 तक तो मिनिमम इंसान को याद है। कोई दिक्कत आ रही है? 30 हो गए? देखिए कि हो गए। गलती नहीं है कोई, इसमें तो -5 जाएगा। इन्होंने 20 का फटाफट लिख दिए। मैं पीरियोडिक टेबल ही बनाता हूँ आपके लिए। पीछे का जाएगा नहीं, पीछे का नहीं से रुकेगा ना, कलरफुल चौक है। चलो हाँ, 30 तक सबके हुए। देखो पहला होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हमारा हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो जो जिसका बीच में छूट रहा है वो पूछ ले। पहले 7 सबने लिख लिए? कोई ऐसा बच्चा जिसको पहले 7 में दिक्कत हुई हो? बेटा आपको फिर 7 तीसरे सेकंड नहीं हुए 7? देखो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन H होता है उसका सिंबल, फिर हीलियम He, फिर लिथियम Li, फिर Be, बेरिलियम, फिर 5th पे कौन है? बोरॉन B, 6th पे कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बना रहा था ना, अगर नहीं सही मैं बना दूंगा, फिर पीछे का हो रहा है ना। अभी 30 तक वैसे देख लेते, मुंह से डिक्टेट कर दे रहा। कहाँ तक लिखा दिया बेटा आपको? फ्लोरीन तक बता दिया मैंने। फ्लोरीन के बाद कौन आता है? नियॉन Ne, फिर Na सोडियम, 12 मैग्नीशियम Mg, 13 पे Al, 14 पे सिलिकॉन Si, 15 पे फास्फोरस P,
16 पे S से कौन, 17 से Cl क्लोरीन, 18 से आर्गन क्या होती है, नोबल गैस। अब देखो बीच में चीज आती है तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं भाई, नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैसेस क्या होती है भाई, नोबल नाम दिया हमने। नोबल वर्ड पता है किसी इंग्लिश में क्या होता है, नोबल, नोबल गैसेस मतलब जो बहुत ही मतलब उच्च करते हो, कुछ करेगा नहीं मतलब वो उच्च करते हो तो वही नोबल गैसेस का केमिस्ट्री में नियम है, वो कुछ नहीं, वो रिएक्शन करती है, वो कुछ करती हैं। पी ब्लॉक चैप्टर में ग्रुप नंबर 18 में ज़ीनॉन कंपाउंड बनाता है, लेकिन वो चैप्टर आने से तक हमें यही कहा जाता है ना इनर्ट गैसेस कुछ नहीं करती, वो आएगा तब अभी ज़ीनॉन आएगा, ज़ीनॉन भी कंपाउंड बनेंगे, उससे पहले तक याद रखना कि इनर्ट गैसेस हमारी कंपाउंड्स नहीं बनाती, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती क्योंकि वो स्टेबल है, उनके ऑक्टेट पूरा हो रखा है, हमने और नहीं चाहिए ना उन्हें इलेक्ट्रॉन देना है ना उन्हें लेना है भाई, जब ना देना हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन लेना हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन करेंगे, इसलिए उन्हें नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। और हीलियम और नियॉन क्या है, नोबल गैसेस हो गई। फिर 19 नंबर पे आया पोटेशियम, मेटल होता है, ये मेटल होता है। 20 पे कौन आया, मेटल होता है, Ca। फिर 21 से 30 तक जो है वो सारे डी ब्लॉक वाले मेटल है, Sc मैंने लिख रखे ना ऐसे, ये जो टेढ़े लिख रहे ना 30 10 ये उतार लो बेटा, ये 21 से 30 वाले सारे स्कैंडिया, Sc Ti B Cr Mn Fe CO 18 है बेटा, मतलब आर Tr, और बाकी 21 से 30 में तो Sc से 7 तक लिखो है साइड में। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। अब 30 तक एलिमेंट याद कर लोगे, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोशिश करेंगे तो भाई 70 भी सीखेंगे हम। 30 तक तो भाई मिनिमम सबको आना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। फिलहाल तो अभी डिक्टेट चल रहा है। हो गया 30 तक लिख दिया सबने। अब ऐसा करो, उन 30 को जो मेटल है उनके आगे m लगाओ और जो नॉन मेटल है उनके आगे nm लगाओ, अपने हिसाब से वो 30 क्वेश्चन करो और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे आज ही कि किसने सही मेटल पे लगाया किसने सही नॉन मेटल। दो ही आंसर हो सकते हैं, तो मेटल या नॉन मेटल। अपने तजुर्बे से m और nm लगा दो, मेटल के लिए माँ और नॉन मेटल के लिए nm। फिर डिस्कस करेंगे उन 30 के बारे में जब फटाफट हो जाए। तो भाई कितने मिनट दूं, 2 मिनट में कर दोगे? 2 मिनट में m और nm लगाना है आप सब पे और फिर डिस्कस करना है। आप उधर ही चले जाएंगे मैडम। अपना जो सुने हो नाम देखो, सुने तो थोड़े थोड़े सबके नाम सुन रखे हैं, तो जो तुम्हें लगता है देखो 2 ही ऑप्शन है और कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अपना लगा। आज क्लियर हो जाएगा कि पहले 30 में कितने मेटल है और कितने नॉन मेटल है। भाई मेटल की हिंदी तो पता है ना, मेटल नॉट मेटल, ये मोड ऑफ लैंग्वेज में किसी को दिक्कत हो तो बता दे, तो ऐसा बच्चा तो नहीं है किसी परेशानी हो रही थोड़ी सी। मेटल नॉन मेटल समझ लो ना, मेटल क्या होता है हिंदी में, धातु, और नॉन मेटल। ठीक है, यही 2 बातों में हो रही। देखो सबसे बड़ी बात हमें ये सीखनी है कि चीजें होता है, अच्छी बात है, दिखाना नहीं, खैर रखो इतना बढ़िया। अभी ये भी आगे नहीं लेंगे तो ये तो 12वीं में है, अच्छी बात है। पेपर दे रखा है तो आपके अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप एक्सपीरियंस के साथ चलोगे। हो गया भाई, 2 मिनट, 2 ही, या तो एम है या एन है, नन ऑफ दीस का तो है ही नहीं कुछ है, नन ऑफ दीस का भी होगा अभी बताऊंगा। मैटर भाई मैं कोई तजुर्बा रहा, जिसको तजुर्बा पूरा आता है वो बता देगा। हो गया सबके 30? अच्छी है केमिस्ट्री में, बोर तो नहीं हो रहा अभी, चलता रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, यही ऐसे फ्लो में चलेगा। 180 नंबर चाहिए ना, 180 का ही होता है केमिस्ट्री। अब तो फिजिक्स में 180 बता दोगे, कोई पूछेगा तो बोला, अब तो बता दोगे ना फिजिक्स में 180 का आता है, बढ़िया, यही सीखा, बहुत अच्छी बात है। तो सबका हो गया, सबने एम और एन लगा दिया। धीरे धीरे आंसर की चर्चा करते। तो पहला है हाइड्रोजन H, बताओ क्या होता है, नॉन मेटल। कितने लोगों का सही था, नॉन मेटल
देखो अभी भी कोई कर रहा है तो मैं रुक जाता हूँ, हमें तो सबको डिस्कस करना है, सबने 30 की 30 करनी है सबने। चलो पहला क्या था, नॉन मेटल, फिर दूसरा है हीलियम, बताओ मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल, सबका सही आया। फिर तीसरा मेटल, लिथियम मेटल, सबने एम लगाया, कोई नो एनएम वाला है? कभी भी बताओ। लिथियम मेटल होता है, क्या होता है लिथियम? चौथा कौन है? बेरिलियम मेटल होता है। अब बात आती है पांचवे की, हमेशा याद रखना बोरॉन क्या होता है? ना वो मेटल है ना वो नॉन मेटल है, वो है मेटालॉइड। बोरॉन क्या है? मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होते हैं? ना वो मेटल की पूरी प्रॉपर्टी शो कर पाए ना वो नॉन मेटल की पूरी प्रॉपर्टी शो कर पाए, उन दोनों का कुछ मिक्स है, तो वो क्या है? मेटालॉइड। याद रहेगा भाई, बोरॉन आगे से क्या लिखोगे? मेटालॉइड। अगले अगले की बात करो, अगले क्या है? कार्बन, सबका सही रहा होगा कार्बन। फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, नियॉन भी नॉन मेटल, फिर सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, फिर एल्यूमिनियम मेटल। अब सिलिकॉन भी आ जाओ, क्या है सिलिकॉन? मेटालॉइड है सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा नाम आज का जो ना मेटल बन रहा है ना नॉन मेटल बन रहा है, कौन? क्या बताया बेटा मैंने? जो दूसरा नाम जो मेटल नॉन मेटल कोई नहीं बन पाया, नहीं नाम क्या दिया दूसरा इंसान का? तीन में से एलिमेंट कौन सा है दूसरा? बोरॉन तो पहला है। मतलब नहीं, एग्जाम में होगा मतलब दिन भी। सच बताओ, अगर तुम पड़ोस में बैठे हो और ये कहे मुझे 2 क्वेश्चन बता दो और तुम्हारे टाइम नहीं, कोई नहीं देखता, टाइम होगा ही नहीं। टाइम होता तो 720 मिनट नहीं आ जाते किसी के। टाइम ही तो नहीं होता पेपर में, तभी तो दोस्त ही रह पाता दिन के बाद। तो अब अपनी मदद दूसरी तरफ से इंसान को सोच लो। सिलिकॉन है आंसर, दूसरा सिलिकॉन है। फिर फॉस्फोरस मेटल होता है, 16 नंबर सल्फर, ओ सॉरी फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है, सल्फर भी नॉन मेटल होता है। फिर क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, फिर नोबल गैस आ जाती है आर। फिर के और कैल्शियम मेटल है, और फिर 21 से 30 सारे मेटल, 21 से लेकर 30 तक सारे क्या है? मेटल। तब तक तेरी बात क्लियर है? इसी यही बेसिक केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री है। कौन सी क्लास की केमिस्ट्री है फिलहाल? नहीं 9वीं 10वीं की है बेटा, ये थोड़ी 9वीं 10वीं की, हम 9वीं 10वीं ध्यान से दे नहीं पाते। 21 से 30 चलो मानता हूँ किसी को नहीं पता होगा 9वीं 10वीं में, लेकिन 20 तक 21 से 30 भी पता होनी चाहिए। तो ये 30 याद हो जाएंगे सबको जल्दी, और ये भी याद हो जाएंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। और मेटलॉइड दो बड़े कौन से, यही बताएगा बेटा हमारा, दो कौन से मेटलॉइड पड़े? अरे देख के तो बता ही देता कोई भी, तुमने एक कॉपी थोड़ी अलाउ होती है। बताओ दोनों कौन से बेटा? सिलिकॉन और बोरॉन है, क्या है दोनों? मेटल। मेटलॉइड वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ सवाल, हाँ पूछो। ऑक्साइड मेटल, ऑक्साइड मेटल बोरोन, ऑक्साइड हो गया तो ऑक्साइड होती है ना बोरोन, वो मेटलॉइड बोरोन होती है। क्या मेटलॉइड होती है? मेटलॉइड एलिमेंट में एलिमेंट का एलिमेंट से क्लासिफिकेशन होता है, कंपाउंड बता रहा हूं। ऑक्साइड तो कंपाउंड हो गया, एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बोरॉन ऑक्साइड के एलिमेंट है, जो बोरॉन का ऑक्साइड है क्या वो एलिमेंट है? क्लासिफिकेशन में बोरोन तो पढ़ाया नहीं आता। बोरोन देखो, बोरॉन मेटलॉइड होता है। बोरॉन क्या होता है? मेटलॉइड होता है। पूछो क्यों होता है? सुनो, बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन देना क्या आसान होता है? नहीं होता। तो इसी वजह से देखो, मेटल का इलेक्ट्रॉन देना काम है, जितनी आसानी से देगा उतना अच्छा मेटल है। सोडियम बहुत आसानी से देता है, बहुत अच्छा मेटल है। मैग्नीशियम को थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा बुरा मेटल है। एल्यूमिनियम को बहुत दिक्कत होने लगती है, तभी AlCl3 कोवेलेंट बन जाता है, वो आगे देखेंगे। यही बोरॉन जो होता है उसे 3 इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी सी क्या होती है? डिफिकल्टी होती है, इसलिए फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोरॉन के डाई बोरॉन नाम, चलो इन्होंने तैयारी करी, और उसका बेटा डाई बोरेन नाम से ना बनाना बॉन्ड बनाता है, बनाना बॉन्ड तो सुना होगा। तो वो बोरॉन का कंपाउंड कोवेलेंट है, तो हुआ ना मेटलॉइड। जो इंसान कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, फिर उसको फिर अकेला मेटल कैसा? तो मतलब वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और मेटल की लिस्ट में आ रहा है, तो क्या हो गया? मेटल। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अभी और भी लिस्ट बढ़ेगी। अभी तो आपने 2 याद रखने, कौन से 2? कोई मत बताना, कौन से 2? और
ठीक है, तो 30 मेटल हो गए। 30 हमारे एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स वो हैं जो कैटाइन फॉर्म करते हैं और जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, जो एनाइन फॉर्म करते हैं और मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर आपस में बनाएंगे। मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इससे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। अब आ जाते हैं हम मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सबने पढ़ा होगा 10 प्रॉपर्टी 9th क्लास में लिखनी होती है कि भाई इसकी 10 और नॉन मेटल की 10, 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता था। तो मेटल्स की क्या होती है, सबसे पहला इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दूसरे मेटल डक्टाइल और मेलेबल। डक्टाइल का मतलब होता है उन्हें खींच खींच के तार बनाया जा सकता है, बन जाती है। कॉपर ऐसे पतली तार होती है कॉपर की, क्या उस फॉर्म में मिलता है? तांबा समझ तो उसका जो मिलने का फॉर्म होगा किस रूप में मिलता है, तार की रूप में तो मिलता नहीं है, मिलता है पत्थर के फॉर्म में, ओर कहते हैं जिसे ओर। तो उसे खींच खींच के तुमने तार बना दिया, तो डक्टिलिटी है। देखो DUC TI डक्टिलिटी, DUC TI LITY डक्टिलिटी। अगर आप फायर बना पा रहे हो ना तो वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। फिर दूसरी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी कोई स्पेलिंग पता है मेलेबिलिटी की? आपने चल रहा है, बताइए, सुना है आपने मेलेबिलिटी का नाम? स्पेलिंग बताइए मेलेबिलिटी की। ठीक है, मेलेबिलिटी सुन ली सबने स्पेलिंग? तो मेले देखो हमारे स्पेलिंग की वजह से आते थे तो ऐसे क्वेश्चन आते। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम हथौड़ा मार मार के शीट बना देते हैं। जो मेटल की शीटें होती है ना, अब वो शीट के फॉर्म में तो आता नहीं है, हैमर से तो होता है, ऐसे थोड़ा मार मार के सीधा नहीं कर देते बिल्कुल उसे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी। ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, और कुछ मेटल देखे हुए तो बताओ और कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है तो? कैसे होता है? सोनोरस, आवाज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड बताया उन्होंने, सोनोरस होते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। और नॉन ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। तोड़ के देखना कोई कोशिश करना। और एक और अच्छी बताओ, चांदी सोने में क्या शाइन, लस्टरस। लस्टरस वर्ड होता है शाइन के लिए। कैसे होते हैं बेटे? चमक चमकदार। हाँ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत वर्ड सुना है, फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड फिजिक्स में बहुत सुना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में अंतर किसी को पता है थोड़ा सा? फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर? फ्री इलेक्ट्रॉन हमें वो आपने कंसेप्ट इसमें डाल दिया, सिंपल सी केमिस्ट्री की थ्रू पर सही से बाउंड्री नहीं होता सर। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन वो बच्चा है जो क्लास के पीछे बैठा है बिल्कुल, उस पर टीचर का ध्यान ही नहीं हो रहा तो कभी भी निकल सकता है, टीचर को पता नहीं रहेगा। केमिस्ट्री में टीचर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की उस फोर्स इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं आ पाती बिल्कुल, वो कभी भी जा सकता है छोड़ के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब जब जाना इलेक्ट्रॉन होगा तो रिएक्शन होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है, उन पर किसी का नहीं बहुत जोर है, वो क्लास के पीछे वाले बच्चे हैं, तभी वो बैलेंस शेल में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को टीचर है, क्लास का सेंटर में होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे वो स्टूडेंट बैठा है, उसमें न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और फिर यहाँ तो मेरी क्लास होती है, अगर वहाँ छठी रो में बच्चा बैठा होता, पीछे गेट होता, वो है जो कि, तो उसे निकलना आसान होता। जब उसे लगता कि सर की फोर्स कम होती जा रही है, मेरी अट्रैक्शन मेरे बोलने के ऊपर है, जब उसे लगेगा कि सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ी बोरियत से आ रही है, अट्रैक्शन कम होती जा रही है, वो पीछे से निकल लेगा। इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना अच्छा कंडक्टर। कंडक्टर पता है? बस का कंडक्टर नहीं, कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं भाई। जिन्हें पकड़ के तुम देखो, लकड़ी से अगर कह रहे हैं लकड़ी कंडक्टर नहीं है, चप्पल पहन के तुम रबड़ कंडक्टर नहीं है। वही अगर आप किसी मेटल की रॉड से या वाटर में हाथ डालो गीले हाथों से, तो ये सब क्या है? बिजली पास हो जाए जिनके थ्रू, वो क्या है? उनके पास क्या होगा पता लग गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल से क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कंडक्टर। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब में
इलेक्ट्रॉन सब पे, क्लोरीन पे मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम पे 12, क्लोरीन पे 17। तो कोई ये कहे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी 17 और 12 हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री वर्ड समझते हो, तो जिससे जोर नहीं, फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल पे, इसलिए वो कंडक्टर होते हैं। और कोई प्रॉपर्टी देखो, सोनोटोनस आवाज प्रोड्यूस करते हैं, मेरेबिलिटी, हैमर से आप शीटें बना सकते हो, डक्टाइल तार खींच खींच के बना सकते हो, लस्ट्रस चमकदार होते हैं। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखनी है तो सब में नॉट ना वो मेलेबल होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, ना वो कंडक्टर होते हैं, ना ही वो लस्ट्रस होते हैं। सल्फर को देखा किसी ने कभी? सल्फर की फोटो देखना कैसा दिखता है, येलो येलो सा, क्या ही शाइन, सल्फर देख लो, और कौन सा मेटल, कार्बन देखो ब्लैक ब्लैक सा, तो कहीं से शाइन लगते हैं। तो ये आपके दिमाग में आवाज प्रोड्यूस होगी, टन की फिर घंटी बनाना शुरू कर दे, तो मेटल वो आपकी पहल होती मंदिर की, किस मेटल से बनी थी, ब्रॉन्ज वगैरह से बनी होती, तो मेटल्स का यूज होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस, तो वहाँ सब नॉट नॉट लगा देंगे नॉन मेटल में, तो हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी आसानी से टूट भी जाते हैं, ब्रिटल। और कुछ स्पेशल बात नॉन मेटल की, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, एनाइन फॉर्म करते हैं। अच्छा कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाती है, जो केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन होता है। तो एक चीज़ है कारक, वो नाम बता दिया मैंने, एक नॉन मेटल होता है जो कंडक्टर भी होता है। सर कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म तो मतलब ये सबसे पूछेंगे ना, ये तो बात सही है, तो एक एक करके आंसर बताएंगे। अब तो आंसर हो गया, चलो ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन होता है कंडक्टर, अच्छी बात, सबको सही है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है और वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो केमिस्ट्री में यही होता है कि थोड़ी टाइम बाद रूल, सर कहते हैं सर आपने कहा था स्टेटमेंट, फिर अगले दिन सर अगले सेंटेंस में सर कहते थे नहीं एक्सेप्शन लिखो। जिसने केमिस्ट्री सही से पढ़ी है उसे पता होगा, अभी सर ने इतना बड़ा रूल लिखा है, अभी सर उसके नीचे एक्सेप्शन लिखा देंगे 17। तो इसके लिए तैयार है ना केमिस्ट्री, आप रूल अच्छे से तैयार करोगे फिर उसके एक्सेप्शन और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि रूल तो नहीं पूछेंगे, एक्सेप्शन तो या तो वो पढ़ लो, एक्सेप्शन बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में, हर टॉपिक में हर रूल में एक्सेप्शन होते हैं, चाहे वो फैजान्स का रूल हो, चाहे वो और कोई रूल लगा, 3-4 अच्छे खासे रूल लगा तो सारे पढ़े, हेनरीज लॉ है, सॉल्युबिलिटी का लॉ है, इक्विलिब्रियम के हैं, हर लॉ की अपनी अपनी कमियां होती हैं जिन्हें हम नीचे एक्सेप्शन करके लिख देते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान करना है। पेपर कैसा है, कंसेप्शन, कि आपने सही से पढ़ा है नहीं वो देखेगा, कट के आए हो ये नहीं देखना, एक्सेप्शन कितने लोगों को याद है वो देखना। जैसे कि जो BCl3 होता है, अब आज नई डिस्कशन होता तो तुम्हें लगता है बोरॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये तो मान के चलते BCl3 अगर मैं लिख के आता, BCl3 लिख के आता, बोरॉन की चर्चा नहीं होती, तो तुम BCl3 को कोवेलेंट लिखते, आयनिक लिखते, सही से बताना अगर चर्चा नहीं होती, आयनिक लिखते, लेकिन वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है, BCl3 कोवेलेंट होता है। तो ये हमने चर्चा करी, हमें पता लगा कि बोरॉन नॉन मेटल है ही, वो तो मेटलाइट है, तभी BCl3 क्या है, कोवेलेंट, कोवेलेंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो एक्सेप्शन पे भी उतना ही ध्यान देना जितना तुम रूल पे दो। अब 30 एलिमेंट्स की बात हो गई, मेटल नॉन मेटल की बात हो गई। अब बताओ इतनी चीज़ों में से किसी को कुछ पूछना है? हमने इतना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिस्कस करी केमिस्ट्री 9 तक 10 तक की, और कुछ पूछना है बताओ। अच्छा था, कुछ इतने सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ तो होगा डाउट, सबको क्लियर हो गई सारी चीज़ें? यस सर, पक्का सब हो गया? तो मैं पूछूंगा ना 15 मिनट, अभी तुम पे मौका है, पूछो, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो HCl नाम सुना तुमने? क्या आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड? आयनिक। HCl आयनिक कंपाउंड नहीं, HCl गैसियस फॉर्म में आयनिक कंपाउंड नहीं होता। HCl में एक क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अगर HCl तुम्हारा गैसियस फॉर्म में है ना तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है, जब वो पानी में मिलाओगे तब जाके वो आयनिक होता है। HCl में एक तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्या है, दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल कब से आयनिक बनाने? अभी आपको हाइड्रोजन पता लगा नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और तुमने सोचा HCl तो एसिड होता है, एसिड सारे आयनिक होते हैं, HCl भी क्या होता है, आयनिक ना। HCl क्या होता है, एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अच्छा खासा जला देगा, लेकिन गैसियस फॉर्म में कोवेलेंट। HCl इकलौता एसिड है तो गैसियस की फॉर्म में है। अच्छा,
NaCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होगा? कोवैलेंट होगा क्या आयनिक होगा? कॉपर सल्फेट बता चुके हो। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा? आयनिक होगा। वेरी गुड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? अभी लिखा है हमने टाइटेनियम। टाइटेनियम का सिंबल टाइटेनियम। जब मैं नाम में जोड़ सोचा टाइटेनियम कैसे लिखेंगे मतलब टाइटेनियम? TI तो सोचो क्या हो सकता है सिंबल? TITA सिंबल क्या हो सकता है? सामने भी लिखा है टाइटेनियम TI। टाइटेनियम बोला TI सिंबल हो गया। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? मैंगनीज का मैंगनीज मैग्नीशियम जी मैंगनीज। मैग्नीशियम के बारे में किसी को स्पेशल चीज पता है बायोलॉजी की हो तो? क्या भाई बहुत मत बोले अगर पता है। मैग्नीशियम के बारे में स्पेशलिटी में पता होनी चाहिए। बायोलॉजी की नींव होती है उसमें मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। हमें तो इतनी 10 तक आती बायोलॉजी। बायोलॉजी की नींव है, उसमें मैग्नीशियम मेटल का बहुत बड़ा रोल है। नींव होगी मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बताओ मैग्नीशियम का कोई थोड़ा बहुत रोल बता दो किसमें होता है? लेम टेस्ट नहीं देता। अरे इतनी बायो की बात कर रहा हूं। अरे बहुत बेसिक बायो में मैग्नीशियम होता है। 10 की 9 तक की बायोलॉजी में पता होता है। वो चीज़ बहुत इस्तेमाल होती है जिससे हम सांस ले पाते हैं। बताओ क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। किसके प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस? वो तो होती है। और एक चीज और भी तो होती है। किसके प्रेजेंस में करते हैं? क्लोरोफॉर्म नहीं। क्लोरोफॉर्म से तो तुम्हारी सुना दिया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। बार क्वेश्चन आया कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? वो मैग्नीशियम मेटल है। मेरे केमिस्ट्री में नहीं आया, तुम्हारे बायोलॉजी में। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। ठीक है। अब विटामिन B12 की बात कर लेते हैं। जनरल आइडिया लेते रहा करो। विटामिन B12 में किसी को पता है कौन सा मेटल होता है? विटामिन B12 ये मेटल की एप्लीकेशन भी पढ़ रहे हो? हमने मेटल की बात करी, पता चला कि कहाँ का कौन सा मेटल है? नहीं। विटामिन B12 में देखिए आज पढ़ा हमने। हाँ हमारे इन्हीं में से चलो हमारे 30 में से वो मेटल है। तो एक तो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हो गया। और एक मेटल में विटामिन B12 की बात करें। देखो बायो से रिलेटेड है, तुम्हारा सवाल बन सकता है। वो ये मान के चलेंगे विटामिन B12 मेरे बच्चों को पता है। तो ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री में कौन सा उसमें मेटल है। बोरा नहीं Fe वो हीमोग्लोबिन। कैल्शियम गलत आंसर है। एक और चांस देता हूं, मतलब कोई ऐसी मानना चाहेगा? कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट लिख लो ये, क्योंकि बायो से रेफरेंस है ना इस क्वेश्चन का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोबाल्ट हमारा विटामिन B12 में होता है। मेटल की एप्लीकेशन में है। आयरन बता दिया मैंने हीमोग्लोबिन में होता है। तो सभी को पता है आयरन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी किससे सही होते हैं? पालक का। तो उसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो Fe जो होता है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंस होता है। 3 मेटल की बात हो गई यहाँ पे। कोबाल्ट विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और तीसरा कौन है? आयरन का हीमोग्लोबिन। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल में एक तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉन मेटल से ही है। कार्बन हाइड्रोजन सारे बैठे खड़े क्यों आओ इतनी देर से? मैंने बैठाया नहीं तो बैठ जाते बेटा। उसको छोड़िए, आराम से पूछ लेते सर। कोई पनिशमेंट नहीं है, तुम्हारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल मेरी केमिस्ट्री मुझे 9-10 वाली भी चाहिए ना, जैसे ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी इंग्लिश वाले वर्ड्स में दिक्कत है, तो पूछ कि मौका बारों पे टेस्ट आएगा, तुमने मुझे बताया नहीं, वहाँ तुम गड़बड़ कर दिए, फिर ना क्लास में तुम हो गए ना फिर, ठीक है ना? तो अभी पूछ लो। मतलब किसी को उस चीज़ में अभी भी किसी को दिक्कत है? बेटा आपको है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति को दिक्कत है? नहीं पक्का? तो मैं क्या कह रहा था, हीमोग्लोबिन की बात हो गई। 3 हम नॉन मेटल की बात करते हैं। तो एक एसिटिक एसिड होता है, किसमें होता है? 10 तक की बेसिक मुझे पता है तुम्हें आंसर क्या है, लेकिन ये वाले आंसर से काम नहीं होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे। एसिटिक एसिड किसमें होता है? खट्टा खट्टा। तो सोचो क्या ये घर पे क्या चलते खट्टा खट्टा? सिरका, विनेगर। तो विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो CH3COOH हो गया तुम्हारा विनेगर में। HCl भी एक हो गया तुम्हारा मेटल्स के ऊपर हो गया। और बता सकते हो कोई नॉन मेटल का कोई कंपाउंड अच्छा से काम आ रहा हो? मीथेन।
ग्रीन हाउस गैस होती है, गोबर गैस प्लांट में यूज होती है, CH4 उसका फॉर्मूला होता है। हाँ वेरी गुड। फिर घर पे LPG सिलेंडर है, वो भी नॉन मेटल के कंपाउंड से ब्यूटेन होता है उसमें। थोड़ा बहुत जनरल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि मैं ब्यूटेन पे थोड़ा बहुत जनरल आइडिया है, वैसे वो याद है तुम्हें कि विटामिन B12 कहाँ होता है, पढ़ेंगे इसमें बाई चांस। तो है आवाज दिए ये इसमें रहता है कि तुम्हें थोड़ा जनरल आइडिया मिलता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे देते। मान लो ये वाला टॉपिक कोई और लेता है, बायोमोलिक्यूल्स वाला, वो नहीं बता पाए, उसके दिमाग से वो वर्ड रहता है, मैं पहले नहीं किया थोड़ा ये है। और बताओ, अब टेस्ट लिया था थोड़ा 10 मिनट का। कहाँ तक की केमिस्ट्री सबको अच्छे से आती है? कोई एक चैप्टर बताओ जो, चलो आपसे पूछेंगे कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, कोई ऐसा केमिस्ट्री बहुत मतलब बेसिक सा चैप्टर पूछना, बताना कि जो सब बच्चे भी क्वेश्चन देते हैं। ऑर्गेनिक अच्छी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे बस इतना बता दो कि एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क है। हाँ CH3, एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है? ये एल्डिहाइड हो गया। सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होता है? 2 का, 3 का होता है, क्या नाम है उसका? कीटोन तो वो है ही, उसका नाम क्या है 3 वाले का? परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। चलो अब बता दो, बताओ क्या होता है, ये बताना क्या होता है? तीसरा प्रोपन। एसीटोन जो होता है ना, वो कीटोन का होता है। अच्छा, अब इसी से बायोलॉजी पे आते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुने? ग्लूकोज में कौन सा कीटोन होता है, कौन सा एल्डिहाइड होता है, बताओ? ग्लूकोज फ्रुक्टोज में एक चीज एल्डिहाइड है, एक चीज कीटोन है। बायोलॉजी के लिए क्या करेंगे, उनको क्या पता है बायोलॉजी रखते हैं, ये तो सीधा सीधा कर देंगे। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में एक जो क्या है एल्डिहाइड है, एक है कीटोन। तो बताओ कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है? वेरी गुड। और फ्रुक्टोज क्या है? दोनों का फॉर्मूला पता है, सेम होता है, क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक में आप एल्डिहाइड हो और एक में कीटोन। यही मदद बोर्ड की प्रैक्टिकल हो गया ना 12th पास आउट में, तो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में डिफरेंस करने के लिए टेस्ट कराते हैं ना, तो अगर हमें दोनों में डिफरेंस करना भी है तो कीटोन का टेस्ट कर लेते हैं और एल्डिहाइड का अलग, तभी ग्लूकोज फ्रुक्टोज में अंतर पता लग पाता है कि दोनों का फॉर्मूला तो C6H12O6 है, C6H12O6 है, बट एक चीज होती है एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, और अब आपको बताओ आपका कौन सा टॉपिक है ऐसी कुछ अच्छा सा लगता हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? चलो मुझे ये बता दो, आइडोफोम का फॉर्मूला क्या होता है? आइडोफोम का CH3 आइडोफोम। किसी को आइडोफोम भी आता है? 2 बच्चे हैं हमारे, अच्छा एक्सपीरियंस है, 3 हो गए। आइडोफोम का फॉर्मूला किसी और को चलो पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म में बैठेंगे तो ऐसे में थोड़ा अपना आइडिया ले लें। आइडोफॉर्म की हिस्ट्री उससे पहले मैं आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे, ये है थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। मुझे पता लगे, मेरे लिए भी तुम लोग नए चेहरे हो, मुझे भी पता लगे हमारे कितने बच्चे थोड़ा आगे का जानते हैं, कितने बच्चे बेचारे बेसिक से हमारा प्यार करें। तो इन्होंने बताया कि और नेक्स्ट जो मैंने आइडोफॉर्म पूछा, आइडोफॉर्म CH3 होता है, पीले कलर का कंपाउंड होता है। आइडोफॉर्म का टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आइडोफॉर्म का, और आइडोफॉर्म का CH3 होता है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म का CCl3H होता है, और क्लोरीन हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का क्या यूज होता है? नहीं यूज वो तो पता ही है। क्लोरोफॉर्म से ऑपरेशन पहले यूज होता था, अब एनेस्थीसिया। अब आपसे बात करते हैं कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा आता है? सबसे अच्छा अरे बस केमिस्ट्री में कोई चैप्टर बता दो कि हाँ सर ये चैप्टर तो मैंने गगन से करा था, तुम्हारे छुट्टी का बताने का घड़ी में 6 बज गए इसलिए हमें क्या राइट हैं इंट्रोडक्टरी क्लास। केमिकल बॉन्डिंग पता है सबसे बढ़िया टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मुझे बस इतना बता दो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी है ना, साइन होगी, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? कोई मतलब सब पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है?
तो दो ही के प्लस माइनस बहुत बताना बहुत जरूरी है। इसमें तो चीज में प्लस होती क्यों है? प्लस क्यों होती किसी को पता है? क्या बेटा कुछ नींद आ गई? तो 1.5 घंटे की बात 3 घंटे बैठना है कभी कभी तो। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव की होती है। सर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो सर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कराने के लिए थोड़ी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी जैसा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आंसर ही गलत है। हम देखो एक्सोथर्मिक जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती क्या है? नेगेटिव होती है, प्लस होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको एनर्जी मिल रही है। जब भी सिस्टम का नुकसान होता है साइन नेगेटिव आता है। अगर सिस्टम एनर्जी दे रहा है तो डेल्टा एच माइनस लिखा होगा। सिस्टम क्या होता है? जो रिएक्शन कर रहा है, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो माइनस है। बेसिक बात अभी पढ़ेंगे, सब ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच हमारी ये जो उसकी एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि सिस्टम एनर्जी देता है। आप क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दोगे वो कुछ बदले में नहीं देगा, क्या देगा? एनर्जी देगा। यहाँ जो केमिस्ट्री में जो होता है ना बिजनेस, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, बार्टर सिस्टम होता था कि आप मुझे ये चीज़ दो उसके बदले मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। पहले पैसे वैसे नहीं चलते थे, क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था कि अगर किसी को आटा चाहिए तो उसने 1 लीटर दूध दे दिया, उसके बदले उसे आटा मिल गया। फिर पैसे का सिस्टम बाद में आया। तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों कन्वर्टेबल होते हैं। किसी को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो एनर्जी देगा और किसी को एनर्जी चाहिए तो वो स्टेबिलिटी खोएगा। एक चीज़ का आदान प्रदान होता है कि अगर आपको एनर्जी दोगे तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन देते हैं इसे तो वो हमें बदले में क्या देता है? एनर्जी। चलो आपका टॉपिक हो गया, अगर नहीं सीख ये सबके मैं सबने बेस्ट टॉपिक चुनने का मौका दिया मैंने। आप बताओ आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ओके, सॉल्युबिलिटी गैसेस की प्रेशर बढ़ाने पर घटती है कि बढ़ती है? सर इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज रहेगी। चलो वेरी गुड। और ये किस बेसिस पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है? सर हेनरी लॉ लगता है। ली चैटलर प्रिंसिपल मुझे लगता सर है। ली ली चैटलर नाम सुना होगा सबने थोड़े Yes, बहुत? sir. ली चैटलर प्रिंसिपल बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे सब आएंगे, बस ये इनका नाम आज ध्यान रखना, कल को आए तो कोई ध्यान से पढ़ लेना। ली चैटलर नाम से याद रखना। एक एवोगैड्रो, कोई मैं हूँ, चाहे कोई और टीचर आए, चाहे कोई भी पढ़ाएगा, जब भी ली चैटलर का नाम सुनो भाई काम खोल लेना। बात कर रहे हो दोस्त से कहना अभी रुक जा, ये सुनिए पहले। तो ली चैटलर का बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह इस्तेमाल होता है। पी ब्लॉक में भी इस्तेमाल हो जाता है ली चैटलर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल होता है और तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में भी। पढ़ाई इक्विलिब्रियम में जाएगा, इस्तेमाल बहुत जगह। तो ये नाम होगा ली चैटलर का। और हेनरीज लॉ की बात है। फिर ऑर्गेनिक में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कुछ टॉपिक में अपना पूरा फोकस रखना कि ये कोई भी टीचर हो, मैं पढ़ाऊँ, कोई दूसरे टीचर आते हैं ना, तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बता दिया, कहाँ आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? नीट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब भी कोई पढ़ाए बहुत ध्यान से, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। एक क्वेश्चन हमेशा आपका, और एक ही चाहिए मुझे, अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा उससे एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत होता है, क्योंकि एक भी नहीं आता इतना पढ़ने के बाद। 33 पन्ने पढ़ने के बाद उससे कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं आता, और कभी कभी वो इंसान 3 पन्ने पढ़ता है, किस्मत वाला बच्चा, उसका 3 से 3 क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखना, कुछ कुछ टॉपिक बताऊंगे जब तो इतना पढ़ोगे। सही टाइम हो रहा है, आपको और किसी को पूछना है? पूछो भाई, 2 क्लास है। हाँ फर्स्ट सीट। अरे डॉक्टर बनने वाले वहाँ पे मरीज से पूछो भी नहीं कि भाई क्या हुआ दिक्कत। MBBS में कॉन्फिडेंस लेके जाना। हाँ जी, पहला कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? आपको कुछ पूछना है? सिलेबस क्या है कौन सी? अबे भाई जुलाई में। देखो मेरे पे जितनी जिम्मेदारी मैं तो पूरी करा दूंगा। सर ये उनके ऊपर है, तो पूरी तो पूरी पढ़ाएंगे। सर 2021 के तक होगा 2022 जी ये जो गाइडलाइंस है ना, हमें ऊपर देखो हमारी तो जितनी क्लासेस रखी जाएंगी उतनी आएंगे। अब मैं आ भी जाऊँ तो मुझे उतनी क्लासेस मिलेंगी तभी तो आऊँगा। तो इनके डिसाइडेड है कि इस दिन में है ना कराना है और किस पेपर की तैयारी करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, स्टूडेंट के ऊपर होता है। 2 महीने भी क्रैश कोर्स होते हैं और 1 साल में भी कभी कभी पूरा नहीं होता। अपने ऊपर है सब,
हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट के ऊपर होता है। एक टीचर कितना भी कर ले, अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे। और तुम्हारे सब्जेक्ट है भूलने वाले, मैथमेटिक्स भूलते नहीं हम लोग जल्दी से, मैथ जो होती है ना वो भूलते नहीं। 4x4 कितनी बार भूलोगे, 16 रहेगा यार, लेकिन बायोलॉजी की चीज़ें भूल जाता अगर याद नहीं करो। यही केमिस्ट्री में हाल है। बोरॉन, भाई कार्बन को मेटल बता रहा था कोई अभी थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन को गलती से मेटल बता दिया। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं रेगुलर देखने, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, एनसीईआरटी पूरी पढ़ डालो बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की। एक बार डिड यू नो नीचे लिखा होता है ना, पॉलीमर सेक्टर से जब मैंने दिया था मेंस का पेपर दिया था मैंने, जेई मेंस में पॉलीमर्स का एक एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन टू लाइन उन्होंने हटा लिख दिया और 20 का वर्ड गायब कर दिया, फिलअप की तरह बना दिया उससे। ऐसे करते हैं एनसीईआरटी से, पूरी लाइन उतार लेंगे और 20 वाला वर्ड हटा देंगे कि डैश पॉलीमर इज यूज्ड इन is a copolymer या dash polymer is used in the product is a thermostatic polymer। एनसीईआरटी की लाइन होगी, इसमें एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है, वो बहुत से क्वेश्चन अच्छे से नीट के लिए बहुत अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। और कुछ भी नहीं है, अपने फ़ोन में हमेशा रख, फोन तो सब पे है ना, अब तो फोन तो सब पे होता है, पहले तो हमारे टाइम पे अपना एनसीईआरटी डाउनलोड करना, हिंदी में भी अवेलेबल होती है, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, फिर डिफरेंट बुक्स पे जाना। केमिस्ट्री से जितना हो सके एनसीईआरटी से याद करने की कोशिश करो। और फिजिकल केमिस्ट्री की तुम्हें बताई मैंने, तुम्हारी ओपीटेंडेंस की तैयारी उठ गई, ओपीटेंडेंस सब पे है ना, नहीं है, चलो फिर यहाँ से भी कुछ होगा मेरे ख्याल से। स्कीम तो अच्छी है, बुक्स नोट्स सारी लाइट दे देते रिकॉर्डिंग करने बाकी क्लासेस तो मुझे इस स्कीम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो गवर्नमेंट हमें तो बुलाया पढ़ाने के लिए, जितना भी तुम्हें नीट से पूछना है, केमिस्ट्री से पूछना है, मैथ वाले से वही तुम्हें मैसेज में बता देता हूँ, इससे रिलेटेड तो पूछता कुछ भी, सर पेपर का क्या डिस्कशन होता है, और कौन से कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको, वो मैं समझा दूँ। स्कीम का ये इनकी जो ऊपर से है ना, वो उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपने पूरा हमें तो इंस्ट्रक्शन टाइम की थी, इतने बजे पढ़ाने जाना है, उससे ज़्यादा अभी आपको धीरे धीरे पूरे इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। कुछ ग्रुप वगैरह है, कुछ नंबर कॉन्टेक्ट जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सको कि कितने बजे क्लास होगी, बनने चाहिए ऐसा ग्रुप होगा जिस पे आप आराम से अपनी परेशानी हो सकते हो और आपको इन्फॉर्म मिलेगा धीरे धीरे। भाई तुम अपनी तरफ से आओ, ये सोचो कि भाई कुछ हमें तो करना है ना। अब तो आज सोची थोड़ी आओगे कि क्लास हो जाएगी, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर आज तो इधर ही होगा, बहुत से बच्चे चले गए होंगे, अरे नहीं सबक 4:30 हो गया, अब क्या ही पढ़ाई होगी, कल देखेंगे, चले जाते। थोड़ा बहुत नुकसान वही, कभी कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा, पहले आधे घंटे पहले लगता है कि अरे बहुत देर से 4 बजे आ गया था मेरे ख्याल से, 3 बजे के आ रखे बच्चे थोड़े बहुत लगता है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। 15 मिनट भी कुछ काम की चीज़ मिल जाए ना, हमें कितने बहुत है। अभी कोविड वाला क्वेश्चन आ जाए नीट में, विटामिन B12 जो होता है, तो हो गया तुम्हारा काम, जिन्होंने 12 बच्चे चले गए वो मार के आएंगे कैसे। तो यही रखा करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो। और अगर तुम कभी खाली बैठे हो तो अपनी कॉपी रखा करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, शांति तो दी, कॉपी उठाई, पढ़ना चाहिए, हमें मतलब ही नहीं टाइम। कोई टीचर कितने बजे अपनी बुक से पढ़ते हैं, यही कोटा वाले बच्चे क्या करते रहते हैं, जो कोटा जाते हैं वो हर समय पढ़ते रहते हैं, उनकी डिस्कशन ही क्लास पे होते हैं कि भाई क्लास में ये हुआ था, ये क्वेश्चन, टहल रहे क्वेश्चन, नहाते समय क्वेश्चन, उनके बाथरूम तक में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं, और चीज़ों में जाने हैं। तो यही अपना एटीट्यूड है, ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछते ही हम लोग धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ाओ, डॉक्टर बनेंगे सब आगे जाके, हो गया ना सर? आ जाओ। हाँ चलिए, इनकी क्लास हो गई या नींद वाले बच्चों की? हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा हाँ भाई, बैठो बेटा बैठो, सभी लोग बैठो। हाँ भाई, टाइमिंग का कुछ पता लगा तुम लोगों को? बैठो बेटा, टाइमिंग का पता लगा? अच्छा अभी कोई टाइमिंग का पता नहीं लगा है? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। तो जो है टाइमिंग का अभी तुम्हें बता दिया जाएगा, कंफ्यूज ना हो। और टाइमिंग को लेके बता दिया, क्या टाइमिंग बताइए? 3 से 6 नीट वालों के लिए। देखो नीट की टाइमिंग जो है, नीट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी टाइमिंग है 3 से 6, 3 to 6, मतलब 3 बजे आना है इवनिंग में। जिस टाइम आज आप आए थे 4 बजे, 3 का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट को 2:30 बजे आ जाना चाहिए भाई, तभी तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अब तुम 3:30 तक आओगे तो आधा घंटा तुम्हारा बर्बाद हो गया। देखो अपन लोग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, ठीक है,
अपन लोग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, और वो कंपटीशन नहीं एसएससी बैंक रेलवे या कुछ और, अपन कर रहे हैं नीट और आईआईटी की तैयारी। तुम्हें पता है इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से है ये एग्जाम, आईआईटी और नीट दोनों। तो अपन को अपना टाइम जो है बड़ा मैनेज करके चलना है, और अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? तो टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अगर 3 बजे से क्लास है तो हर बच्चे को 2:45 तक क्लास में एंट्री हो जानी चाहिए। समझे कि नहीं? आईआईटी वालों आप भी सुन लो बेटा बात को, ठीक है? आईआईटी वालों की जो टाइमिंग है वो 7 से 10 है, 7 से 10। आईआईटी वालों की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 7 to 10 है। नीट वालों की जो टाइमिंग है वो इवनिंग में 3 to 6 है, ठीक है? तो अपने को टाइम बर्बाद नहीं करना है। आईआईटी वालों सुबह 6:30 बजे 6:45 बजे तक आ जाओ। नीट वालों इवनिंग मतलब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में सब आ जाओ। 3 बजे क्लास शुरू हो जाएगी तो हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि हमारा नुकसान हो गया या कुछ छूट गया, ठीक? और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई किसी को डाउट, कोई समस्या किसी को कुछ? हाँ बताओ बेटा। यस 3 बजे कॉलेज ही होता है सर। 3 बजे कॉलेज में होते हो? कौन से कॉलेज में हो बेटा? हाँ बेटा लोटस में। क्या कर रहे हो वहाँ से? बी फार्मा। अच्छा अच्छा, कितने बजे कॉलेज से छूटते हो? अच्छा 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 है बेटा। एक एग्जाम से अब वो देखना पड़ेगा ना सिस्टम। हाँ बताओ बेटा। हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा है देखो, अभी जो हमने जो डिसीजन निकाला है सारी मीटिंग्स के बाद वो 3 से 6 का ही है। जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको